नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके बीच जैव विविधता का पार्ट 14। जैव विविधता के पार्ट 14 में हम लोग जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अंक में आपने देखा, पिछले अंक में आप जानते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के दो पार्ट हैं। जैव विविधता का संरक्षण दो तरीके से किया जा सकता है, एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण जिसको इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन व जैव मंडल आगार जिसको आप बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, ये चीज़ें आती थीं इन सीटू कंजर्वेशन में। वहीं जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण में जिसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं हम लोग, क्या क्या आता है भाई? अक्सर सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई इनमें से बताइए, इनमें से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण है या अन्यत्र संरक्षण है। इसमें आपका आता है बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर तथा जंतु उद्यान, वृक्ष उद्यान। ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान। ये 7 चीज़ें आती हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण में बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान आते हैं। जिससे आपको पूछ देगा कि चिड़ियाघर किस प्रकार का संरक्षण है, तो चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़ियाघर एक एक्स सीटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण या अन्यत्र संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, जंगलों से हम जीव जंतुओं को ले आकर के एक बाड़े नुमा जगह पे उनके लिए आवश्यक माहौल देते हुए रख लेते हैं, और जब वो प्रजनन करने लगते हैं या उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर वापस ले जाकर उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं, चिड़ियाघर। तो आइए हम लोग पूरा विस्तार से स्वस्थानीय संरक्षण को जैव विविधता के 12 पार्टों में आपने पढ़ लिया है। हम लोग आज पढ़ेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण के बारे में। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में सबसे पहली बात आपने पढ़ा कि बाह्य स्थानीय संरक्षण की परिभाषा को अगर हम लोग देखें कि बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। देखिए, जब जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र से हटाकर उनके बाह्य क्षेत्र से हटाकर वास्य क्षेत्र से, देखिए वास मतलब जहाँ पर वो निवास करती हैं, ऐसे क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है तो वह संरक्षण कहलाता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना। इनको कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उचित जलवायु प्रदान किया जाता है। कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उचित जलवायु प्रदान किया जाता है। जी हाँ, क्लियर हो गया होगा, है ना। वास क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र संरक्षित किया जाता है तो वह जो कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आने वाले बीज बैंक की। बीज बैंक क्या है? जी हाँ, देखते हैं। कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों और उन्नत बीजों का संरक्षण हम लोग बीज बैंक में करते हैं। पुराने बहुत सी बीजों की प्रजातियां अब समाप्त हो गई हैं, जैसे K68 यह गेहूं की प्रजाति थी जो अब नहीं मिलती है। कई जगहों पे कई चावलों की वैरायटियां थीं वो अब नहीं दिखती हैं। पुराने जो हमारे बीज हुआ करते थे भारतीय परंपरागत कृषि के बीज अब नहीं दिखाई देते। उनके स्थानों पर हाइब्रिड बीजों ने स्थान ले लिया है। तो ऐसे प्राकृतिक बीजों के संरक्षण के लिए बीज बैंकों की स्थापना की जाती है ना। बीजों को रखा जाता है, इन पुराने बीजों से कृषि को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, ठीक ना।
अब आइए बात करते हैं जीन बैंक की। जीन बैंक क्या होता है भाई? पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के अनुवांशिक पदार्थों का संग्रहण व संरक्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे नष्ट हो गए, लेकिन अगर उनके जीन को बचा के रख लिया जाए और जीनों का ही संरक्षण किया जाए, है ना, जिसको हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, है ना, अनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल्स जिनको बोलते हैं, वो रख लिया जाए, फिर उनसे उन जीवों को बना लिया जाएगा या पौधों को या पशुओं को उत्पन्न कर लिया जाए, ऐसी सोच के साथ तो ये जीन संरक्षित किए जाते हैं, है ना, तो ये जीन बैंक कहलाते हैं। ठीक है। फिर बात करिए राष्ट्रीय पादप। अच्छा, जीन बैंक में ये कुछ संस्थान हैं जो कि बीज बैंक और जीन बैंक के लिए काम करते हैं। जैसे एक है आपका राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पौधों के जेनेटिक संसाधनों को यहाँ संरक्षित किया जाता है। उसका राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है भाई? नई दिल्ली में है ना। फिर से उसको आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपसे सीधे पूछेगा कि NBPGR का मुख्यालय कहाँ है? का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो आप बता सकेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है ना। क्या होता है? भारत में फसलों और पौधों के अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय पशु, ये तो होगी वनस्पतियों की बात, उनके अनुवांशिक या उनके जेनेटिक मटेरियल का संरक्षण यहाँ होता है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये कहाँ है भाई? यह करनाल और हरियाणा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जीव जंतुओं के जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। इसका संसाधन ब्यूरो कहाँ है? करनाल हरियाणा में। जी हाँ, करनाल हरियाणा सबसे बड़ी डेयरी के लिए भी प्रसिद्ध है और पशुओं के लिए भी पशुओं के संरक्षण केंद्र के लिए भी यह करनाल हरियाणा प्रसिद्ध है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसी तरीके से लिख के आएगा तो आप बता दीजिएगा सीधे, इसका मुख्यालय कहाँ है? करनाल हरियाणा में है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक ना। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अब बात करते हैं हम लोग जो है, देखिए यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया कि यहाँ पर क्या होता है, जो करनाल हरियाणा में यहाँ पर पालतू पशुओं के अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। तरह तरह की मुर्रा जाति की भैंस हो गई या कोई भी प्रजातियाँ की जो गंगा तीरी गाय हो गई, तो उनके जेनेटिक मटेरियल्स को, है ना, जो अब परंपरा से हट रहे हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग जो है राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की, है ना। मत्स्य समझ रहे हैं, मछली पालन के लिए, है ना। इसका संरक्षण ब्यूरो कहाँ है भाई? इसका राष्ट्रीय मत्स्य अनुपालन संसाधन ब्यूरो का जो केंद्र है वह जो है लखनऊ में है। देख लीजिए NBFGR, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इसका जो है संसाधन केंद्र आपका जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। मछलियों के अनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। समझ गए आप लोग, है ना। अब बात आती है जीन पूल केंद्र की। ये जीन पूल केंद्र क्या? देखो, दुनिया भर में अब यही एक तरीका ही बच गया कि हम प्राचीन पद्धतियों, प्राचीन बीजों को, प्राचीन जंतुओं को, प्राचीन पौधों को, उनको जेनेटिक माध्यम से संरक्षित कर लिया जाए, यही एक तरीका बचा है। तो पूरी दुनिया के लोग एक जीन पूल केंद्र बना रहे हैं, ऐसे सेंटर बना रहे हैं जहां पर जेनेटिक चीज़ों को संरक्षित किया जाए। और एक ही जात की कुल आनुवांशिक विविधता जीन कोश कहलाती है, ठीक ना। क्या कहलाती है? एक ही जाति की। जैसे अब मान लो, अब आम ही देख लो, अब आम की कितनी वैरायटियाँ होती हैं, हापूस आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम, है ना। तो एक ही जाति के, अब इनके सभी जीन कोश में इनकी हर वैरायटी संरक्षित रहेगी। इसलिए चावल की आदम चीनी चावल, बासमती चावल, काला नमक चावल, है ना, मंसूरी चावल, है ना, तमाम चावलों की वैरायटियाँ हैं। तो यह जो है ये सब जीन कोश में जाती है। एक ही जात की, भाई एक जाति ही में एक ही तरह का पौधा तो होता नहीं, उसकी जाति में कई तरह के पौधे आ सकते हैं ये तो लेकिन एक पौधे की पूरी जितनी भी जेनेटिक चीज़ें हैं, अलग अलग जीन्स की वजह से अलग अलग तरह के पौधे आते हैं। कुछ
छोटे कद के पौधे होंगे, कुछ बड़े कद के पौधे होंगे, कुछ मीठे आम होंगे, कुछ खट्टे आम होंगे, कुछ बड़े साइज़ में आम होंगे। जैसे लंगड़ा आम बहुत बड़े साइज़ का होता है, दशहरी आम छोटा होता है लेकिन मीठा लगता है, इस तरीके से। तो अलग अलग जीन्स की वजह से उनकी पौधों में भी वैरायटियाँ भी अलग अलग होती हैं। जब एक ही पदार्थ की कुल जाति को एक ही जगह संरक्षित किया जाता है तो वो जीन कोष कहलाता है ना। जीन पूल क्या होता है? जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है ना। जितने भी आनुवंशिक पदार्थ हैं जीन पूल में, उन सबको रखा जाता है। जीन पूल क्या है? समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग। कई जीन पूल केंद्र बने हैं दुनिया में, वहाँ पर हर तरह के मटेरियल्स को ला करके संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग निम्न तापीय संरक्षण की, कि निम्न तापीय संरक्षण क्या है। यह कोशिका, देख लीजिए, आइए फिर से एक बार बात कर लेते हैं निम्न तापीय संरक्षण की। यह कोशिका सेल ऊतक अंग बीज एवं आनुवंशिक पदार्थों के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। इसके तहत पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप रखा जाता है। जैसे आप फ्रिज में रखते हो ना, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, आप देखते हो फल पौधे ताजगी से भर जाते हैं। जो आप सब्जियां रख देते हो, फल रख देते हो, वैसे की वैसे ही रखते हैं ना। लेकिन इसमें आप जैसे किसी को जंतु की या वनस्पति की कोशिका हुई, उसका कोई ऊतक हो गया, या उसका कोई अंग हो गया, या कोई बहुत उसका कोई बीज हो गया, या उसका जेनेटिक मटेरियल हुआ, उसको ले आएंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस को द्रवीभूत कर लेंगे दबा करके, यानी नाइट्रोजन गैस को पानी की तरह बना देंगे, लिक्विड के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में ले आएंगे, उसमें उसको डुबो देंगे। अब उसको ले जा करके एक बिल्कुल निम्न, अत्यंत निम्न ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस ताप पर ले जा करके उसको रखेंगे। इतना ठंडा करेंगे, चिल्ड करेंगे कि वो कभी खराब होने वाली नहीं रहेगी, और इसका संरक्षण लंबे समय तक आप कर सकेंगे। यही है निम्न तापीय संरक्षण। निम्न तापीय संरक्षण आपका यही है ना। इसको बोलते हैं क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं भाई? क्रायो प्रिजर्वेशन। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये क्रायो प्रिजर्वेशन यही है कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर कोशिका ऊतक अंग बीज को जब डुबो करके अत्यंत निम्न ताप, कम से कम टेम्परेचर पर रख करके उसको चिल्ड करके रख दिया जाता है, तो निम्न तापीय संरक्षण में आता है। चौथा बात करते हैं हम लोग वनस्पति उद्यान की। ex-situ कंजर्वेशन में यह भी आता है वनस्पति उद्यान, जिसको हम लोग कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। बहुत से प्रश्न आता है कि यह बॉटनिकल गार्डन कहाँ, यह बॉटनिकल गार्डन कहाँ, यह बॉटनिकल गार्डन कहाँ, तो आप उन प्रश्नों को ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग कभी सोचते नहीं कि बॉटनिकल गार्डन क्या है। देखो, बॉटनिकल गार्डन एक कृत्रिम उद्यान होता है, एक ऐसा बगीचा होता है जिसमें स्थानिक और विदेशी पौधों की संकटग्रस्त और विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। विशिष्ट, और समझ रहे होंगे, स्थानिक मतलब कुछ पौधे से आपको बताया था, कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ। जैसे चंदन का पेड़ कहाँ पाया जाएगा भैया? कर्नाटक में। तो चंदन का पेड़ कर्नाटक के लिए एक स्थानिक जाति हो गई, है ना। और ऐसे ही बहुत सी विदेशी पौधों की जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं, उनको ले आ करके एक गार्डन बनाते हैं, एक बगीचा बनाते हैं, उसी में उन पौधों को रोपते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो पौधे डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद, है ना, फिर उनका जो है, इन पौधों की जातियों को विलुप्त होने से हम बचा लेते हैं। और यह जैव विविधता की दृष्टि से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, आप देखते होंगे बहुत सी वनस्पतियाँ आपको दिखाई नहीं देती होंगी, आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो बहुत से ऐसे परिचित पेड़ पौधे आपको दिखाई नहीं देते होंगे। इतना अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो गई है कि हमारे पास ये पेड़ पौधे बचे ही नहीं हैं। अब आपको नीम के पेड़ भी बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे होंगे। क्यों कट रहे हैं पेड़? हमने कभी उनको संरक्षण करने की कोशिश हम नहीं करते हैं, है ना। तमाम तरह की औषधि गुण वाली औषधि पेड़ पौधे हुआ करते जो अब दिखाई नहीं देते हैं, इनका संरक्षण नहीं हुआ या उनको अनुकूल वातावरण नहीं हुआ। तो ऐसे पेड़ पौधों को जो संरक्षण करने के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं। भारत में कितने बॉटनिकल गार्डन, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो भारत में बॉटनिकल गार्डन की संख्या 39 है। कितने हैं? 39। ये 39 बॉटनिकल गार्डन भारत में है ना। बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक कहाँ है भाई? बॉटनिकल, देखिए आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक कहाँ है? तो देखिए, बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक नोएडा, ये उत्तर प्रदेश में है ना। ये सीधे सीधे पूछ देगा आपसे भाई बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक कहाँ, तो आप बता दीजिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में।
जैसे एक शब्द इसमें आता है अलीगढ़ फोर्ट। अलीगढ़ फोर्ट मतलब अलीगढ़ का किला आप समझोगे, तो भैया अलीगढ़ फोर्ट क्या, एक बॉटनिकल गार्डन है ना, जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है। झांसी बॉटनिकल गार्डन चूंकि लगा, झांसी आप जानते हो ये उत्तर प्रदेश में है। सहारनपुर बॉटनिकल गार्डन का है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बॉटनिकल गार्डन हो गए। फिर हम बात करते हैं बिहार की, संजय गांधी बॉटनिकल बायोलॉजिकल पार्क। देखो बायोलॉजिकल पार्क से आप कंफ्यूज होंगे, तो संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क कहाँ भाई, बिहार में है। देखो पहले आता था, नेक्स्ट देखते हैं, छठवां देखते हैं, आजकल इसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन हो गया है। यह पहले नाम नहीं दिखाई देता था आचार्य जगदीश चंद्र, लिख के आता था भारतीय बॉटनिकल गार्डन कहाँ, या इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, या इंडियन बॉटनिकल गार्डन पूछ देता था। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, यह शिवपुर, हावड़ा के निकट एक शिवपुर है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, यह इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। आजकल इसका नाम पूरा लिख के आया, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन तो बहुत हो गए, है ना। तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय बॉटनिकल गार्डन, यह कोलकाता में, यह पहला गार्डन था। गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट कहाँ है, अब देखो मेडिकल प्लांट, औषधि पौधों का गार्डन कहाँ है भाई, उत्तरी बंगाल। कहाँ है भाई, उत्तरी बंगाल, है ना, विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में जो पड़ेगा, यहीं पर जो है यह गार्डन ऑफ मेडिकल प्लांट है। IFGTB बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कोयम्बटूर है, इसका फुल फॉर्म आगे हम लोग देखेंगे, है ना। नरेंद्र नारायण पार्क, कूच बिहार। अब कूच बिहार शब्द लिखा रहेगा तो आपको बिहार में तो नहीं ना, कूच बिहार पश्चिम बंगाल का एक जिला है ना। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहाँ भाई, बेंगलुरु कर्नाटक में। मैसूर चिड़ियाघर, तो मैसूर चिड़ियाघर भी एक बॉटनिकल गार्डन है जो कि कर्नाटक में है। जी हाँ, अब आइए देखते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की अंतिम पार्ट को, चिड़ियाघर के बारे में हम लोग जानते हैं। चिड़ियाघर किसे कहते हैं, यह कृत्रिम चिड़ियाघर क्या है ना। बहुत प्रश्न पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, भारत का सबसे पहला चिड़ियाघर कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। तो चिड़ियाघर या जू, ये कृत्रिम आवासीय क्षेत्र होता है, नेचुरल नहीं है, यह कृत्रिम है, आपने बनाया, आदमियों ने इसे बनाया, ठीक ना, ये क्लियर है कि आदमियों ने इसे बनाया है ना। यह कृत्रिम आवासीय क्षेत्र होता है जिसमें जीवों और पक्षियों की दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रखा जाता है। वन से जब ये विलुप्त हो जाते हैं तो उनको वन से निकाल कर, जब सीमित संख्या हो तो उनको संरक्षण, उनका शिकार न हो, उनको संरक्षित किया जाए, उनको भोजन पानी मिले, इसके लिए उनको ले आकर के एक कृत्रिम आवासीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, बाड़ा बना करके, उसी को चिड़ियाघर कहते हैं। इसकी देखरेख कौन करता है भाई, चिड़ियाघरों की, पूरे देश में चिड़ियाघरों की देखरेख के लिए एक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, केंद्रीय चिड़ियाघर, सेंट्रल जू अथॉरिटी, CZAG से बोलते हैं। अच्छा, इसकी स्थापना, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कभी कभी यही पूछ देता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। इसमें कितने संशोधन हुए थे, तो ये अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हुई, सेंट्रल जू अथॉरिटी, जो पूरे देश के चिड़ियाघरों पर निगरानी करता है ना। यह 1992 में स्थापित हुआ था, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 1992 में स्थापित हुआ था। इसी के जिम्मे पूरे देश के चिड़ियाघर हैं, सबकी देखरेख यही करता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कई बार पूछा कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है आपका जूलॉजिकल गार्डन, है ना, अलीपुर, ये कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है भाई, कोलकाता में है। इसको आप भूलेंगे नहीं, इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपने देखा कि वाह्य स्थानीय संरक्षण में बीज बैंक आपने जाना, जीन बैंक जाना, निम्न तापीय संरक्षण जाना, वनस्पति उद्यान जाना, चिड़ियाघर के बारे में जाना। इसी तरह जंतु उद्यान और वृक्ष उद्यान भी हैं, जहाँ पर जंतुओं को रखा जाए, वृक्ष उद्यान जहाँ पेड़ों को लगा कर संरक्षण कर दिया जाए, ये सब जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार से आपने जैव विविधता संरक्षण के दोनों भागों का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। जैव विविधता के पार्ट 15 में हम आपके लिए लेकर आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको जानना और याद रखना हर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए आवश्यक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट सेक्शन में जाइए
अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।